हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूं एक नया और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में विलियन चैप्टर्स के बारे में समझाया था, आज हम विलियन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम सीखने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बोर्ड्स के लिए, सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के बारे में बिना समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और सरल से शब्दों में आपको ये नियम सिखाऊंगा। देखिए, राउल्ट का नियम जो होता है ना, ये दो प्रकार से वर्क करता है। एक तो वर्क करता है जब अवाष्पशील विलय मिलाओ, जब अवाष्पशील विलय मिला हो। और एक ये वर्क करता है जब दोनों अवयव बाष्पशील हो, जब दोनों अवयव बाष्पशील हो, मतलब विलय भी और विलायक भी। इसमें क्या है, जब केवल एक अवयव बाष्पशील हो। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में राउल्ट का नियम सीखेंगे। देखिए, सीखने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा। देखिए क्या करना है यहां पर। जब देखो इस नियम को पहले मैं आपको बताता हूं, इसको लिख देते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, सिंपल सा नियम है, बहुत ही चंद से आसान से शब्दों में। इस नियम अनुसार किसी तनु विलयन के लिए बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन है। इसे अगर आप फॉर्मूले में करना चाहें, मैंने आपको पीछे बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन भी पढ़ाया है और मैंने आपको विलय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज कंप्लीट सिखाया है। ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर सीख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि बाष्प दाब का जो आपेक्षिक अपनमन होता है, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। बोला है इसके बराबर होता है विलय के मोल प्रभाज के। तो विलय के मोल ऊपर और नीचे टोटल विलियन के मोल, ये इसका फॉर्मूला बनता है। जहां अगर आप चाहो तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हो कि भाई पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल एन क्या है और कैपिटल एन क्या है। देखिए पी नॉट क्या है, पी नॉट है आपका विलायक का बाष्प दाब, विलायक का बाष्प दाब। पी एस मैंने आपको पीछे पढ़ाया था विलियन का बाष्प दाब। एन जो होता है स्मॉल एन, विलय के मोल, और कैपिटल एन क्या, विलायक के मोल। ठीक है, ये विलय के मोल और ये विलायक के मोल, और जिसको मोल प्रभाज निकालना होता है वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। और विलय का मोल प्रभाज जो होता है वो पूरा ये होता है। अब इसके बाद में देखिए, ये तो हो गया राउल्ट के नियम का एक केस, ये राउल्ट के नियम का एक केस हो गया। लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं कि भाई इससे देखो एक चीज और पूछी जाती है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या पूछा जाता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए वो मैं अभी आपको बाद में लिखवा दूंगा, पहले हम आगे पढ़ते हैं। देखो याद रखना, क्या बात करिए, किसी तनु विलयन के लिए, मतलब तनु का केस है। केस कैसा है, तनु का। तो देखो क्या करना है, इससे हम यहां सीखते हैं, इससे अणुभार ज्ञात करने के लिए, इससे अणुभार ज्ञात करने के लिए देखो भाई ये फॉर्मूला है ना, तो अब कब लागू हो रहा है, तनु विलयन के लिए लागू हो रहा है। जब तनु विलयन के लिए लागू हो रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे तनु, जैसे कि ना क्या करा, एक पूरे टैंक में जाकर एक चीनी का दाना डाल दिया, एक टैंक में जाकर एक चीनी का दाना डाल दिया। उस केस में विलय, चीनी अबाष्पशील विलय है लेकिन पूरे टैंक में डाला है। भाई टैंक में बहुत सारा पानी हो गया, उसमें एक चीनी का दाना, तो विलयन कैसा हो गया, बहुत ज्यादा तनु हो गया। विलयन तो बना लेकिन बहुत ज्यादा तनु हो गया। तो इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस केस के लिए आप क्या कर सकते हो ना, तनु विलयन के लिए स्मॉल एन के मान को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अब जिस
टैंक का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर आपसे कहा जाए कि उस टैंक में जो चीनी घुली है उस चीनी की सांद्रता पता करके बताओ, तो क्या आप कर लोगे? यार नहीं कर सकते, हमें बहुत ही छोटी मात्रा हो गई ना, वो बहुत ज्यादा तन हो गए तो उसको हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या किया राहुल ने भाई, उन्होंने कहा कि n के मान को नगण्य मान लो, मतलब ये वाला जो n है इसको क्या मान लो? नगण्य मान लो, इसकी हम कोई गणना नहीं कर सकते। ठीक है, अब केवल ये n रह गया और ये n रह गया। अच्छा, ये वाले n जो है ये क्या है? विलय के मोल, विलय के मोल, और मोल क्या होता है? ग्राम बटे में अणुभार, तो ग्राम को स्मॉल w और अणुभार को स्मॉल m। इस तरीके से कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल, और ये भी यही होते हैं, तो इसको कैपिटल से मान लीजिए, कैपिटल W और कैपिटल M। इन दोनों के मानों को इस फॉर्मूले में रखिए जरा, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन में P नॉट बराबर भाई स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, कैपिटल W अपॉन में कैपिटल W। जब इन दोनों को यहां ले जाएंगे तो इनके मान क्या करेंगे? पलट जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा W अपॉन में m इंटू ये वाला m ऊपर, तो m अपॉन में W। ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे बीच से हटा दो और डायरेक्ट के बराबर मान लो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले में भी क्या हुआ ना, आईआईटी ने सन 1983 ईस्वी में इसमें भी क्या किया? वर्क किया, और वर्क कर कर इसमें भी सुधार किया, और सुधार करने के बाद बताया, क्या बताया? देखो क्या किया, आईआईटी ने सन 1983 में तनु तथा सांद्र दोनों के लिए इस बात को याद रखिएगा, आईआईटी ने सन 1983 ईस्वी में एक नियम दिया जो तनु तथा सांद्र दोनों विलयनों के लिए सूत्र दिया जो बेटर रिजल्ट देता है। अच्छा, कैसे पता लगाया कि बेटर रिजल्ट देता है? देखो भाई, क्या करा ना उन्होंने क्या करा, अभी आपने पहले ये इतना काम नोट कर लिया इस वाले नियम के बारे में, ऊपर वाले के बारे में, पहले यहां से लेकर यहां तक इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में इसके नीचे में उन्होंने क्या किया, इसके नीचे ना दोबारा से आप लिख लीजिएगा इसी फॉर्मूले को, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी नॉट को हटाकर पैरों में लगा दिया पी एस, मतलब नीचे जो विलायक का बाष्प दाब रखा था राउल्ट ने, उसे हटाकर इन्होंने नीचे किसका रख दिया? टोटल विलयन का बाष्प दाब रख दिया, जिससे कि आंसर तनु तथा सांद्र दोनों विलयनों के लिए हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। पहले आप वहां से वहां तक पी नॉट वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिर नीचे वाली लाइन लिखकर फिर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छे से तो। और याद रखिए, ये सभी टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा फुल डिटेल में नहीं है, इसको सिर्फ आप डिटेल में टॉपिक जरूर है, लेकिन मैं चैप्टर्स के वो ही टॉपिक पढ़ा रहा जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए और बोर्ड्स में अच्छे से नंबर लेकर आइए। चलिए फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। देखिए ये नियम क्या है, देखिए सिंपल सा ये है आपका। ठीक है, क्या है नियम? इस नियम अनुसार किसी बाष्पशील विलयन के, किसी बाष्पशील मतलब दोनों अवयव कैसे होंगे? विलय भी बाष्पशील होगा और विलायक भी बाष्पशील होगा। किसी बाष्पशील विलयन के प्रत्येक अवयव, मतलब विलय तथा विलायक दोनों की बात हो रही है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, देखिए इधर समझने की कोशिश कीजिए। सपोज हमारे पास ना ये एक विलयन है, ये हमारे पास विलयन है ए, और एक हमारे पास विलयन है, ये विलयन है बी। ठीक है, अब भाई अगर ये विलयन है और ये भी क्या है? विलयन है। ठीक है, अब ये है ए विलयन और ये है
बी विलियन। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अभी इसका खुद का कुछ ना कुछ क्या होगा, बाष्प दाब होगा। तो ये इसकी शुद्ध अवस्था है ना अभी, तो इसका शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब, इसको हमने मान लिया पी नॉट ए, क्योंकि ए विलियन है तो हमने से क्या मान लिया, पी नॉट ए। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल प्रभाज भी होगा, और मोल प्रभाज को किससे लिखते हैं बेटा, एक्स से। इसका मान लिया एक्स ए, ठीक है, इसका मान लिया एक्स ए। अब देखो भाई इस तरीके से इसका भी तो शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब रहा होगा ना, तो इसका शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब, इसको मान लिया पी नॉट बी। अब भैया इसका मोल प्रभाज भी रहा होगा, तो इसके मोल प्रभाज को भी मान लीजिए, इसका मोल प्रभाज मान लिया एक्स बी, ठीक है। इतना होने के बाद अभी दोनों विलयन कैसे हैं भैया, अलग अलग है। अब क्या करा, एक बड़ा सा भगोना ले लियो, क्या लिया, एक बड़ा सा भगोना ले लियो। अब देखो क्या करा, एक बड़ा सा भगोना जो लिया भैया, ई को भी लिया और ई को भी लिया, और दोनों को मिलाकर लौट लिया, दोनों को मिलाकर क्या करा, लौट लिया। जैसे ही दोनों को इसमें मिलाया तो दोनों विलयन से मिलकर एक नया क्या बन गया, विलयन बन गया। अब इसमें एक बना होगा विलय, एक बना होगा विलायक। इस विलयन में पहुंचने के बाद जो भी बना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए करना क्या है, करना क्या है भाई, अब ये विलयन है तो विलयन का भी तो अपना क्या होगा, बाष्प दाब रहा होगा। तो विलयन का बाष्प दाब पी एस, ठीक है, विलयन का बाष्प दाब पी एस। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, विलयन का बाष्प दाब मान लिया, तो भाई विलयन में दो चीजें हैं, ए भी है और विलयन में बी भी है, तो इन दोनों का यहां पर आंशिक दाब होगा ना, आंशिक दाब होगा नहीं होगा भाई। सपोज इसका आंशिक दाब पी ए है और इसका आंशिक दाब कितना है, पी बी है। तो विलयनों की अलग अलग बात हो रही है, इसका आंशिक दाब पी ए है और इसका आंशिक दाब पी बी है। बस इतना अगर आप समझ गए हो तो राउल्ट के नियम में कुछ नहीं रह गया है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। देखो अभी ये विलयन अकेला है, तो इस विलयन को हमने मान लिया ए, और इस विलयन का शुद्ध अवस्था में क्या रहा होगा, बाष्प दाब, कुछ ना कुछ भाई, बाष्पशील विलयन है, और जब बाष्प बनेगी तो कुछ ना कुछ बाष्प दाब भी रहा होगा। अगर इसका बाष्प दाब हमने मान लिया पी नॉट ए, तो भैया अगर ये विलयन है तो इसका कुछ ना कुछ मोल प्रभाज भी होगा भाई, कुछ ना कुछ मोलों की संख्या तो होगी ही ना, तो मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो मान लिया विलयन का मोल प्रभाज कितना है, एक्स ए। दूसरा विलयन लिया, उसका शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब पी नॉट बी माना, विलयन बी, और मोल प्रभाज कितना है, एक्स बी। दोनों विलयनों को लिया और एक भगोने में मिला दिया। जब इसमें मिलाया तो विलयन तो मिलकर ए बी बन गया, लेकिन अब ए बी विलयन का बाष्प दाब हमने क्या मान लिया, पी एस। भाई टोटल बाष्प दाब भी तो होगा ना। अब जो ए का दाब, जो ए का बाष्प दाब है उसे हमने क्या कह लिया, अब इसमें दो विलयन का बाष्प दाब है तो दोनों को अलग, आंशिक ए का और आंशिक बी का। इस तरीके से होने के बाद में अब राउल्ट के नियम पे जाते हैं। राउल्ट भैया, राउल्ट चचा ने क्या बताया, राउल्ट चचा ने बताया कि किसी बाष्पशील विलयन के प्रति एक अवयव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो जरा फटाफट राउल्ट ने क्या बताया, तो राउल्ट के नियम से देखिए राउल्ट ने क्या बताया। राउल्ट ने बोला जो किसी बाष्पशील, तो ये बाष्पशील विलयन है, इसमें प्रति एक अवयव, इसमें अवयव ए है और बी है, बोला है इसका आंशिक दाब मतलब पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, बोला है उसकी शुद्ध अवस्था के, मतलब ए की बात कर रहे हो तो ए की शुद्ध अवस्था, और ए की शुद्ध अवस्था ये है ना, और बोला है उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज, मतलब शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब पी नॉट ए तथा मोल प्रभाज एक्स ए, और क्या बोला है के गुणनफल के बराबर होता है। तो भैया बीच में गुणा का निशान, बोले गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से जो बी वाले केस में होगा तो बी का बाष्प दाब शुद्ध अवस्था वाला और उसका मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है।
तो भैया इतना होने के बाद में अगर आपसे कोई पूछे विलियन का कुल दाब, तो भैया विलियन का कुल दाब क्या हो जाएगा? PS, अभी हमने यहां पर माना PS बराबर, तो भैया इन दोनों दाबों को जोड़ दीजिए, PA प्लस PB। अगर आप इसे और करना चाहते हैं तो PS बराबर PA की जगह पे ये लगा दीजिए, P0A XA प्लस P0B और XB। ये ही क्या है? यही है राउल्ट का द्वितीय नियम। ये है राउल्ट का द्वितीय नियम। बेटा समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक फटाफट से ठोक दो। किसके इंतजार कर रहे हो? ठोक दो और अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचा दो कि भैया वो भी हम तक आकर केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, केमिस्ट्री को सीखना शुरू कर सके। यार ऐसे पढ़ोगे कभी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में। तो देखिए भाई क्या पढ़ना है? राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखो 2 पॉइंट इसके बारे में आप याद रखिएगा। 2 पॉइंट राउल्ट के नियम की सीमाएं 2 याद रखिएगा। देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहली सीमा क्या है? अभी आपने ऊपर सुना, यह है केवल तनु विलियनों के लिए लागू होते हैं। तनु विलियनों पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम केवल तनु विलियन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ यार ये 2 पॉइंट क्या करना है? राउल्ट का नियम केवल तनु विलियनों पर लागू होता है, मतलब सांद्र विलियन होगा तो राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है? राउल्ट का नियम वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता है, मतलब जो भी अपने आयनों में टूट जाए या जिनमें वैद्युत धारा, जिनका वैद्युत अपघटन कराने पर जो आयनों में टूट जाते हैं या जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उन विलियनों पर लागू नहीं होगा। किन पर लागू होगा? उन पर लागू होगा जो वैद्युत अनअपघट्य हों। ठीक है, जो वैद्युत अनअपघट्य हों। तो फटाफट से भैया जो पढ़ा उसे सीखिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए और सुंदर से नोट्स बनाते रहिए। एक दिन आपकी बदौलत अगर मैं अच्छे से सिखा सका तो एक दिन मैं भी कामयाब टीचर जरूर बन सकूंगा, आप सबके प्यार और सपोर्ट के चलते। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे नोट करने के बाद में बस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के साथ में शेयर करिए और अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।